सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय एडजेक्टिव को लर्न करने के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी। हम लोगों ने सबसे पहले एडजेक्टिव की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इन तथ्यों पर जानकारी हासिल की। इसके बाद में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि एडजेक्टिव्स को कितने प्रमुख वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स के आधार पर कितने प्रमुख प्रकार के एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। और तत्पश्चात हम लोगों ने सेकेंड वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव, एडवर्बियल एडजेक्टिव, वर्बियल एडजेक्टिव और इसके अतिरिक्त क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के संबंध में जानकारियां हासिल की। हम लोगों ने इन सभी प्रकार के एडजेक्टिव्स के बारे में विद एग्जाम्पल अपनी लर्निंग को कंप्लीट किया। आज का यह पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर एडजेक्टिव की सेकेंड क्लास को लेकर के है, जिसे हम लोग डिटरमाइनर्स या फिर डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए उनको रखा गया है और वे कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन सभी तथ्यों को सीखने और समझने के लिए एक गहन अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले ये सीखने की कोशिश करेंगे कि डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स एक्चुअल में हम लोग किस प्रकार के शब्द को कह सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग सबसे पहले ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स किनको कहा जाता है। ठीक है, और ये चीज़ स्पष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा कि डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स का इंग्लिश लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है, यानी वे किस प्रकार का कार्य करने के लिए उनको इंग्लिश लैंग्वेज में रखा गया है। तो अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स के फंक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इनके जरिए हम लोग एक प्रमुख प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इनके जरिए क्या करने की कोशिश करते हैं, हम लोग इनके जरिए डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोग इनके जरिए लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोग इनके जरिए डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं किसको, अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है जो आपको ये स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रकार का कार्य करने के लिए रखे गए हैं। हमने आपके सामने लिखा है टू डिटरमाइन यानी निर्धारित करना, लिमिट यानी सीमाबद्ध करना और डेमोन्स्ट्रेट यानी दर्शाना या संकेत करना अ नाउन। किसी एक नाउन को निर्धारित करना, किसी एक नाउन को सीमाबद्ध करना या किसी एक नाउन को दर्शाना यानी उसके संबंध में कुछ तथ्यों को प्रकट करना, ये सारा काम किसके जिम्मे होता है, ये सारा काम डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स के जिम्मे होता है। बातें आपको क्लियर है? एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए हम आपको ये डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या सीखी, हम लोगों ने ये डेफिनेशन सीखी, डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड which are going to be used to determine, limit or demonstrate a noun within a sentence। यानी किसी एक वाक्य में किसी एक नाउन को निर्धारित करना, सीमाबद्ध करना और उसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को दर्शाना, ये सारा काम जो शब्द करते हैं उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, अ बॉय वाज स्टैंडिंग, अ बॉय वाज स्टैंडिंग
behind me। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग संभवतः आप में से हर एक स्टूडेंट को, हर एक दर्शक को पता होगा कि इस पूरे सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग यानी अर्थ क्या है। हमने यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपके सामने लिखी है, अ बॉय वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, यानी एक लड़का मेरे पीछे खड़ा था। अब यहाँ पर ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। डिटरमाइनर्स एक्चुअल में बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर आप समझेंगे नहीं तो। यहाँ पे बॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा जरा। बॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, ठीक है। एक प्राणी का कॉमन नेम है, इस वजह से बॉय हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। अब इस बॉय के पहले जो शब्द लगा हुआ है, इस शब्द का क्या फंक्शन है? इस शब्द को आप तभी लगाते हैं जब आगे आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। कभी भी आप इसको मिल्क के पहले तो नहीं लगाते, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिख दिया गया नियम कि भाई ए तथा एन का प्रयोग हम लोग तब कर रहे होंगे जब आगे आने वाला नाउन हमारा कैसा होगा? कम से कम सिंगुलर काउंटेबल अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त और भी बातें हैं जो इस ए के प्रयोग करने के पूर्व इस नाउन के संबंध में निर्धारित कर ली जाती हैं, तब हम जाकर के ए का प्रयोग करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व आप ए को लगा दें या एन को लगा दें, ठीक है। यानी हमने पहली बात जो इस नाउन के संबंध में एक लिमिट के तौर पर देखी वो ये है कि इस ए का प्रयोग हम लोग तब कर पाएंगे जब आगे आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के वर्ग में जाने के लिए लिमिटेड होगा। लिमिट यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी भी वर्ग से आएगा और हम उसके सामने क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो हमने एक लिमिट बताने की कोशिश की कि भाई जो आगे आने वाला नाउन है वो कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन तक सीमित है। तो हमने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई ये जो नाउन है ये कैसा होना चाहिए हमारा? ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ये पहला फैक्ट हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी बात हो गई आपके सामने। अगली बात जो इस ए के यूज करने के पहले आपको निर्धारित करने की आवश्यकता है वो ये है कि ये जो नाउन है जो ए के बाद में लगा हुआ है, ये सिंगुलर काउंटेबल होने के साथ साथ जरूरी ये है कि ये सिंगुलर काउंटेबल होने के साथ साथ इंडेफिनिट होना चाहिए। इंडेफिनिट बोलने का मतलब ये है कि इसके बारे में इसके पूर्व कोई भी इंट्रोडक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आपको प्राप्त होनी चाहिए। इसके पूर्व हमने आपको कोई भी बात नहीं बताई है जो इस बॉय को डिस्क्राइब करने की कोशिश करे या इस बॉय को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे। जैसे ही हमने आपके सामने ये बॉय के हिंदी में बोला एक लड़का मेरे पीछे खड़ा था, तो इसका अर्थ यही हुआ कि न तो मैं उस लड़के के बारे में कुछ जानता हूं और न ही आप उस लड़के को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नाउन हमारा कैसा है? इंडेफिनिट। साथ में एक और बात है कि ये नाउन इंडेफिनिट और सिंगुलर काउंटेबल होने के साथ साथ रैंडम होना चाहिए, ठीक है। रैंडम होने का मतलब ये है कि ये जो लड़का है ये दुनिया का कोई भी एक लड़का हो सकता है। इसमें कोई भी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आपके घर का एक लड़का नहीं हो सकता है या मेरे घर का एक लड़का नहीं हो सकता है। और बॉय हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये लड़का पूरे विश्व में से कहीं से भी एक लड़का हो सकता है। तो ये कैसा होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए, स्पेसिफिक या चूजन या सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। बातें आपको कंफर्म है? तो इस एक छोटे से शब्द के जरिए, ए के जरिए हम लोगों ने इस नाउन के संबंध में ये 3 फैक्ट्स निर्धारित किए, ये 3 तथ्य हम लोगों ने निर्धारित किया, ठीक है। पहला तथ्य हम लोगों ने लिमिट के तौर पे रखा जो कि नाउन को सीमाबद्ध कर देता है कि नहीं ये नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की फील्ड से आना चाहिए। दूसरा जो तथ्य है ये इस नाउन के संबंध में एक निर्धारण पेश करने की कोशिश करता है कि नहीं जो आगे आने वाला नाउन है वो कैसा होना चाहिए? इंडेफिनिट होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए। इसके बारे में स्पीकर्स को पता हो या ना पता हो, लेकिन लिसनर्स को तो बिल्कुल भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और तीसरा तथ्य, हम लोगों ने इस नाउन के संबंध में एज ए डेमोन्स्ट्रेशन पेश करने की कोशिश की, एक प्रस्तुतिकरण के तौर पे जो है पेश करने की कोशिश की कि भाई ये जो नाउन है इसको हम लोग कैसा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, रैंडम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये पूरे विश्व में से कहीं से भी एक लड़का हो सकता है। तो इस छोटे से शब्द को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल्स जो होते हैं उनमें से होता है ये एक शब्द, और जो आर्टिकल्स होते हैं उनके जरिए यदि हम लोग नाउन के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्यों को निर्धारण के तौर पे या लिमिटेशन के तौर पे या डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे पेश करने का काम कर ले रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं वे क्या होते हैं, डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स होते हैं। बातें आपको कंफर्म है? तो हम लोगों ने आज एक नई बात सीखी ये कि भाई जो आर्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, वो एक्चुअल में डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। और यदि हम लोग इनके प्रॉपर फंक्शन को एज अ डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव लर्न करने की कोशिश करें तो हमारे लिए इनके संबंध में सारी जानकारियां हासिल करना बहुत ही आसान हो सकता है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम लोग इनको यूज कर पाएंगे। यानी जितने भी डिटरमाइनर्स हैं उन सभी डिटरमाइनर्स के बारे में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे किस बात का निर्धारण करते हैं, किस प्रकार की सीमाबद्धता किसी नाउन के ऊपर अप्लाई करते हैं, या किस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन किसी नाउन के संबंध में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तो हम लोगों ने इतनी बातें सीख ली कि भाई डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो किसी एक नाउन को डिटरमाइन करते हैं, लिमिट करते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और एग्जांपल हमने देखा, अ बॉय वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। इस पूरे वाक्य में इस बॉय नाउन के संबंध में ए के जरिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के तथ्यों को डिटर्मिनेशन, लिमिटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे पेश किया है। जैसे हमने बताया है कि ये जो नाउन है ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये जो नाउन है ये हमारा इंडेफिनिट है, और ये जो नाउन है ये हमारा रैंडम है, ना कि स्पेसिफिक, चूजन या फिर सिलेक्टेड। बातें आपको कंफर्म है? तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या डिटरमाइनर्स की विद रिस्पेक्ट टू अ नाउन। तो मित्रों, अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पोजीशन ऑफ डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू अ नाउन। यदि किसी भी नाउन के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उनका स्थान क्या होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, अगर हम लोग किसी नाउन के संबंध में डिटरमाइनर्स को यूज करने जा रहे हैं तो उसे किस स्थान पर प्रयोग करेंगे नाउन के सापेक्ष में। तो सिंपल सी बात है जो आप नोट कर लीजिएगा, यदि हमारे पास में कोई भी एक नाउन है, ठीक है, यदि हमारे पास में एक सेंटेंस है और उस वाक्य में, उस सेंटेंस में हमारे पास कोई एक नाउन है और इस नाउन के संबंध में अगर हमें डिटरमाइनर या फिर डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव यूज करना है तो वो डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव की जो पोजीशन है नाउन के पूर्व की होनी चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डिटरमाइनर्स को सदैव नाउन के एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर यूज करते हैं। एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहाँ पे होती है? नाउन के पूर्व की पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नाउन के तुरंत पूर्व की भी पोजीशन हो सकती है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नाउन के पूर्व की कोई भी एक पोजीशन हो सकती है, ठीक है। यानी हम लोग घुमा फिरा करके यही बात कहना चाहते हैं कि नाउन के पूर्व की किसी एक पोजीशन पर यदि डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स यूज किया जा रहा है तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर यूज किया जा रहा है और यही इसकी पोजीशन होनी चाहिए। यानी हमारे पास में अगर कोई भी एक डिटरमाइनर है या फिर कोई भी एक डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव है तो उनको हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए? उनको हमें किसी भी नाउन के एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इन बातों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग डिटरमाइनर्स के तौर पे आर्टिकल्स को ले रहे हैं। आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं? ए, एन और द। इनका प्रयोग जब कभी भी आपने देखा होगा तो सदैव इन्हें नाउन के पहले लगा हुआ देखा होगा। कभी ऐसा नहीं देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में कि ये नाउन के बाद में लगे हों। यानी हम लोग इन्हें नाउन के एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर यूज करते हैं।
ठीक है। फिर ये डायरेक्ट नाउन के तुरंत पूर्व लग सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनको हम लोग नाउन के पूर्व की किसी दूसरी पोजीशन पर भी यूज कर सकते हैं, बस नाउन के पूर्व हमें इन्हें लगाना है। जैसे अब अगर हम लोग इस दूसरे वाले फ्रेज को देखने की कोशिश करेंगे तो इस दूसरे वाले फ्रेज में नाउन कहां पे है, यहां पर पर्सन। और इस दूसरे वाले फ्रेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज किया, ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब सम्मानित या सम्माननीय, ठीक है। तो ये हमारा एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन के बारे में कोई वर्णन प्रस्तुत करना। तो ये एक हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जिसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास में नाउन है, नाउन के तुरंत पूर्व हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, हमने नाउन के तुरंत पूर्व पहले लगाया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और उसके बाद में हमने क्या लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है। तो हमने पहले वाले में देखा कि भाई नाउन के तुरंत पूर्व हमने यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग कर रखा है, और दूसरे वाले में हमने देखा कि नाउन के पूर्व ही हमने लगा रखा है आर्टिकल को, लेकिन तुरंत पूर्व न लगा करके इस आर्टिकल और इस नाउन के बीच में एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को भी इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन हमें प्रस्तुत करना है तो डिस्क्रिप्शन शुड बी अटैच्ड डायरेक्टली जस्ट बिफोर अ नाउन, यानी नाउन के तुरंत पूर्व हमको डिस्क्रिप्शन लगा देना चाहिए और फिर उसके बाद में इस पूरे फ्रेज को डिटरमाइन करना चाहिए किसी भी प्रकार के डिटरमाइनर से। तो हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये डिस्क्राइब्ड नाउन है, यहां से लेकर यहां तक एक वर्णन से परिपूर्ण नाउन है, और उस पूरे फ्रेज को हम लोग इस शब्द के जरिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है और डिटरमाइनर है तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को नाउन के तुरंत पूर्व लगा देना चाहिए और हमारा जो आर्टिकल है या फिर जो डिटरमाइनर है वो उसके बाद में लग जाएगा, लेकिन लगेगा नाउन के पहले की ही किसी पोजीशन पर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द बिग एलिफेंट, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास में एलिफेंट है तो ये एलिफेंट एक नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि एक जीवित प्राणी का कॉमन नाम है। और अगर हम लोग बिग की बात करें तो बिग हमारा एक्चुअल में क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भी अंदर आप जाएंगे तो इसके जरिए हम लोग क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज आपका क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी भी नाउन के संबंध में किसी गुण, विशेषता इत्यादि को प्रस्तुत करना। तो बिग एक्चुअल में क्या है, साइज ऑफ एलिफेंट, यानी इस हाथी के बॉडी का आकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिग हमारा एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ, और द के जरिए हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, द के जरिए इस बिग एलिफेंट को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि केवल एलिफेंट को, हम लोग इस पूरे डिस्क्राइब्ड नाउन को क्या करने, डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पर समझिएगा, जहां भी आपका डिटरमाइनर लगेगा उसके बाद से जब तक नाउन नहीं आ जाएगा उतने बड़े फ्रेज को ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक नाउन के तुरंत पूर्व लगाया होगा आर्टिकल, तो इस आर्टिकल का काम केवल इस नाउन को ही डिटरमाइन करना, लिमिट करना या डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, ठीक है। यानी इस आर्टिकल का प्रभाव कितनी बातों के ऊपर देखने को मिलेगा, केवल बॉय के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमने इस नाउन और इस आर्टिकल के बीच में एक और शब्द लगा रखा है तो इस नाउन के साथ में इस क्वालिटी को, दोनों को हम जोड़ करके जो फ्रेज तैयार करेंगे, कंप्लीट फ्रेज, उस कंप्लीट फ्रेज के ऊपर इस आर्टिकल का प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी तरीके से इस द का प्रभाव हमको बिग एलिफेंट के ऊपर देखने को मिलेगा, न कि केवल एलिफेंट के ऊपर। तो ये बातें आपको बतानी बड़ी आवश्यक थी, जो कि पोजीशन ऑफ डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू नाउन आपको समझाने के लिए उपयुक्त है।
तो हमने आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताई वो ये है कि अगर हमारे पास में किसी सेंटेंस में नाउन है तो नाउन के पूर्व की जो पोजीशन है वो सारी पोजीशन क्या कहलाएगी, एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाएगी। और उन सभी एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर आर्टिकल कह रहे हैं डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स लगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। बस हमें ध्यान देना होता है कि हम डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स के अतिरिक्त कौन से ऐसे शब्द हैं जो नाउन के पूर्व प्रयोग होने वाले हैं, उन सभी शब्दों के साथ में डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स का तालमेल बिठा करके हम लोग उनको एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा। अ वेरी फास्ट ट्रेन। अब अगर हम लोग इस वाले पूरे फ्रेज को एनालाइज करेंगे तो ट्रेन यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एक नाउन है। फास्ट यहाँ पे क्या है, फास्ट स्पीड ऑफ ट्रेन को एज ए डिस्क्रिप्शन नाउन के साथ में अटैच करता है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम वेरी की बात करें तो वेरी एक्चुअल में क्या बता रहा है, वेरी बता रहा है हाउ फास्ट द ट्रेन इज, यानी ट्रेन अगर फास्ट है तो कितनी फास्ट है, कितनी तेज है। इसका मतलब ये है कि इस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की डिग्री या एक्सटेंट को बताने का काम कर रहा है वेरी। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एक्सटेंट। एडवर्ब के चैप्टर में आपको ये चीज मिलेगी कि एक्चुअल में एडवर्ब ऑफ डिग्री और एक्सटेंट क्या चीज होती है। उन्हीं में से एक शब्द है क्या, वेरी। वेरी के जरिए हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये ट्रेन फास्ट है तो कितनी फास्ट है, यानी अमाउंट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी की मात्रा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसके बाद में हमने एक शब्द लगाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल्स को अभी हम लोगों ने किस सेक्शन में रखा, डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स में रखा, डिटरमाइनर्स में रखा। तो हमने यहां पर देखा क्या कि जो हमारा डिटरमाइनर शब्द है, जो हमारा डिटरमाइनर शब्द है, ये हमारा कहां पे आके लगता है, नाउन के पूर्व की एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर कार्य कर रहा है, लेकिन नाउन के तुरंत पूर्व हम लोग इसको नहीं लगा रहे। हमने सबसे पहले क्या किया, नाउन को डिस्क्राइब किया, इसके बाद में हम लोगों ने डिस्क्राइब्ड नाउन को मॉडिफाई किया, या फिर हमने नाउन का जो डिस्क्रिप्शन था और उस डिस्क्रिप्शन को व्यक्त करने वाली जो क्वालिटी थी उसके अमाउंट को हम लोगों ने वेरी के जरिए इंक्रीज किया। फिर इसके बाद में हम लोगों ने इस पूरे मॉडिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड नाउन को यहां से लेके यहां तक का जो फ्रेज है, इस पूरे फ्रेज के जरिए हम लोग जिस प्रकार का नाउन प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पूरे प्रकार के नाउन को, यानी उस नाउन को हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की, डिटरमाइन करने की कोशिश की। यानी इस ए का प्रभाव यहां से लेकर के यहां तक का जो मिला करके आपका नाउन बनेगा उसके ऊपर देखने को मिलेगा, ना कि केवल ट्रेन के ऊपर। ये बात मैं आपको बहुत ही गहराई से समझा देने की कोशिश कर रहा हूं, और ये चीज आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन होगी कि आप एक ही नाउन के संबंध में दो डिटरमाइनर्स का प्रयोग करेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात ये कि नाउन के पूर्व की किसी भी पोजीशन पर हम लोग डिटरमाइनर लगा सकते हैं, क्योंकि सारी पोजीशंस क्या कहलाती हैं, डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव। लेकिन हमें उसे कहां पर लगाना है, ये नाउन के पूर्व लगने वाले अन्य शब्दों के साथ में डिटरमाइनर्स के प्रेफरेंशियल ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि डिटरमाइनर हमारा कहां पर लगेगा। लगेगा नाउन के पहले ही। ठीक है, यहां पर हमने देखा नाउन के तुरंत पूर्व लगा, यहां पर और यहां पर हमने देखा कि नाउन के पूर्व एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव था, उसके पूर्व हमने यहां पर लगाया क्या, डिटरमाइनर लगाया। और लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा कि नाउन के पूर्व एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसके भी पूर्व एक एडवर्ब ऑफ डिग्री और एक्सटेंट, और तब जाकर के हमने क्या लगाया, डिटरमाइनर लगाया। तो ये पोजीशन भी हमारी एट्रीब्यूटिव पोजीशन है, ये पोजीशन भी एट्रीब्यूटिव पोजीशन, और ये पोजीशन भी क्या कहलाएगी, एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाएगी। तो आप सिंपल सी बात समझिए कि नाउन के पूर्व की किसी एक पोजीशन पर, एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर क्या लगेगा, डिटरमाइनर लगेगा, अगर हम लोग पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू नाउन लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तब। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि डिटरमाइनर्स एक्चुअल में कितने प्रकार के हैं
और उन सभी प्रकार के डिटरमाइनर्स का प्रॉपर फंक्शन क्या है। तो मित्रों, अब तक के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स की प्रॉपर डेफिनेशन और उनके फंक्शन और साथ ही साथ में नाउन के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशनिंग कैसी होती है इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी एक सेंटेंस में, इन सभी तथ्यों को हम लोगों ने बेहतर तरीके से जान लिया। आइए अब हम लोग डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डिटरमाइनर्स को वन बाय वन लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहले प्रकार का डिटरमाइनर मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में जो सबसे बेसिक बात आपको सबसे पहले याद रखनी है वो ये है कि हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग किस तरीके से करने जा रहे हैं, डिटरमाइनर के तौर पे करने जा रहे हैं। ठीक है, और अगली चीज डिटरमाइनर कह देने से ही आपके साथ में जुड़ जाती है, वो ये है कि इनका जब भी प्रयोग होगा तो ये सदैव नाउन के पहले आएंगे। और अगली चीज कि इनका फंक्शन क्या होगा, नाउन के संबंध में या तो डिटर्मिनेशन करना या लिमिट लगाना या फिर नाउन के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को दर्शाने का कार्य करेंगे, यानी डेमोन्स्ट्रेट करने का कार्य करेंगे, और या फिर ये तीनों प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। यानी जैसे ही हम लोगों ने आर्टिकल्स को डिटरमाइनर बोल दिया तो आर्टिकल की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए नाउन के रिस्पेक्ट में, और आर्टिकल्स के फंक्शन क्या होना चाहिए नाउन के संबंध में, ये सारी बातें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि डिटरमाइनर्स का फंक्शन और पोजीशनिंग हम लोगों ने नाउन के रिस्पेक्ट में पहले से ही सीख रखी है। यानी आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पूर्व लगाए जाएंगे। पहली बात, शुड बी यूज्ड, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, शुड बी यूज्ड, इनको प्रयोग करना चाहिए बिफोर अ नाउन, एक नाउन के पूर्व इनको प्रयोग में लाना चाहिए। पहली छोटी सी बात हम लोगों ने लर्न की। अगली चीज, टू बी यूज्ड, इनका प्रयोग करना चाहिए क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन लिमिट और डेमोन्स्ट्रेट अ नाउन। इनका प्रयोग हमें क्या करने के लिए करना चाहिए, किसी नाउन के संबंध में डिटर्मिनेशन पेश करने के लिए, लिमिटेशन यानी सीमाबद्धता बताने के लिए नाउन के संबंध में, या फिर नाउन के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्यों का निर्धारण करने के लिए। अब अगली चीज आपके सामने ये जुड़ने वाली है कि भाई अगर ये दोनों प्रकार की चीजें आर्टिकल्स के बारे में सत्य हैं, तो अब इन दोनों प्रकार की चीजों के आधार पर आर्टिकल्स कितने हैं और उन्हें कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक वर्ग का अपना निश्चित कार्य क्या है। और जैसे ही हम लोगों ने ये सारी बातें सीख ली तो आर्टिकल्स को हम लोग फंक्शनल लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स हमारे पास में दो वर्गों में डिवाइडेड है। कितने वर्गों में डिवाइडेड है, दो वर्गों में डिवाइडेड है। जो पहला वर्ग है उसे हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और इस वर्ग के अंतर्गत आपको दो शब्द मिलेंगे, एक आपको ए मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा, एन मिलेगा। बहुत ही छोटी छोटी बातें आपके सामने शेयर हो रही हैं, ठीक है। और जो दूसरा वर्ग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, उसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। और यहां पर केवल एक ही शब्द आपको मिलेगा, द। एक और बात मैं आपके सामने यहीं पर जोड़ने की कोशिश करूंगा, आर्टिकल्स का ओमिशन यानी ऐसी पोजीशन जहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का उपयोग करना उपयुक्त नहीं होता है, ऐसी पोजीशन को हम लोग जीरो आर्टिकल पोजीशन भी कहते हैं। ऐसी पोजीशन को हम लोग जीरो आर्टिकल पोजीशन भी कहते हैं। यानी कुछ किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आर्टिकल्स दो नहीं तीन प्रकार के होते हैं। पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जहां पर हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं,
दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, जो कि हम लोग द का प्रयोग सीखते हैं। और तीसरा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी ऐसी जगह जहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होता है, और ऐसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल पोजीशन। तो हम लोगों को ये तीन बातें सीखनी है। कौन कौन सी बातें? कि भाई इंडेफिनिट आर्टिकल्स अगर आते हैं तो वे किन बातों का डिटर्मिनेशन, लिमिटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं एक नाउन के संबंध में, और अगर डेफिनिट आर्टिकल आता है तो किस प्रकार का डिटर्मिनेशन करके जाता है, और जीरो आर्टिकल पोजीशन एक्चुअल में क्या होती है, यानी ऐसी कौन सी पोजीशंस हैं जहां पर हम लोग नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं समझते। तो भाई अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करना स्टार्ट कर चुके हैं तो हम लोग आर्टिकल्स के बारे में ये तीन बातें अभी अभी हम लोग जान पाए हैं कि भाई जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास में वो एक्चुअल में तीन वर्गों में डिवाइडेड हैं, या फिर हम लोग इन्हें तीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जो पहले प्रकार के आर्टिकल्स हैं इनको हम लोगों ने नाम दे रखा है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत कौन से शब्द हैं हमारे पास में? एक शब्द हमारे पास में ए है और दूसरा शब्द हमारे पास में एन है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोगों ने ये सीख लिया कि भाई हमारे पास में दूसरे वर्ग के जो आर्टिकल हैं उसमें एक ही शब्द है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमारे पास में एक शब्द से मुलाकात होती है द, और एक और ऐसी पोजीशन है जहां पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल पोजीशन। बात क्लियर है? तो इतनी बातें हम लोगों ने एज एन इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बिठा ली। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इन सभी आर्टिकल्स के बारे में, कुछ छोटे छोटे प्रमुख तथ्यों की जिनका होना अति आवश्यक है अगर आप इनमें से किसी भी एक सेक्शन को चूज कर रहे हैं यूज करने के लिए। ठीक है, देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स में से ए अथवा एन दोनों में से किसी एक का प्रयोग तब किया जाएगा जब हमारे पास में आने वाला जो नाउन होगा वो इंडेफिनिट होगा, पहली बात। ठीक है, और साथ ही साथ में इंडेफिनिट होने के साथ साथ में वो कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। और एक और बात आपको ध्यान देनी होगी कि वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो आप लोग वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन में से किसी भी एक आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्ट आपको याद करने की आवश्यकता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के यूज के संबंध में, वो ये है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे, चाहे ये यूज करें चाहे ये यूज करें, हम लोग तभी करेंगे जब आगे आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए और सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। इस प्रकार का नाउन हमारे पास में होना चाहिए। और अगर नाउन के संबंध में ये सारी बातें सत्य नहीं है तो आप लोग इनमें से किसी भी एक आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक और बात यहाँ पर कि भाई ए का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे, इसके संबंध में भी जानकारी हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो भाई ए का उपयोग हम लोग कब करेंगे? ए का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब जिस नाउन के पूर्व हम ए का प्रयोग करने जा रहे हैं उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन शब्द से होगा, व्यंजन वर्ड से होगा। ठीक है, यानी जो नाउन है आपके पास में जो कि इंडेफिनिट, रैंडम और सिंगुलर काउंटेबल है, उस नाउन का उच्चारण यदि आप हिंदी वर्णमाला के व्यंजन अक्षर से कर रहे हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, व्यंजन ध्वनि से। ठीक, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी भाषा के व्यंजन ध्वनि से उच्चारण होना चाहिए किसका? नाउन का, जो कि आप जिसके पहले क्या लगाने जा रहे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने जा रहे हैं।
और अगली बात एन के संबंध में हो जाएगी कि भाई एन का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड न हो। कैसा साउंड हो? वॉवेल साउंड हो ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी वर्णमाला के, हिंदी भाषा के कैसा होना चाहिए साउंड? वॉवेल साउंड होना चाहिए। अगर आप हिंदी भाषा के वॉवेल साउंड से किसी एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, किसी एक नाउन का उच्चारण कर रहे हैं जो कि कैसा है? इंडेफिनिट, रैंडम और सिंगुलर काउंटेबल है, तो आप उसके पहले बेफिक्र होकर के क्या लगा सकते हैं? एन लगा सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन ए और एन को यदि आप यूज करने जा रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त है। अभी हम लोग इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन भी देखेंगे कि सेंटेंस में हम लोग किस तरीके से इन सारी बातों को अप्लाई करते हैं। अभी आप इन सारी बातों को बस नोट आउट करते जाइए और चीज़ों को बिठाते जाइए अपने दिमाग में। तो हमने 3 बातें बोली, ठीक है? कौन कौन सी बातें? कि भाई जो नाउन हमारे पास में है जिसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करने जा रहे हैं, वो नाउन हमारा कैसा होना चाहिए? इंडेफिनिट, रैंडम और सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। ये इस नाउन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगली चीज, ए तब लगाएंगे जब इस नाउन का उच्चारण हिंदी भाषा के कॉन्सोनेंट साउंड से होगा, यानी व्यंजन ध्वनि से होगा। और एन का उपयोग हम तब करेंगे जब ये पहली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। और पहली कंडीशन पूर्ण होने के बाद में एक और कंडीशन हम लगाएंगे कि भाई इस नाउन का उच्चारण हिंदी भाषा के वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग एलिफेंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एलिफेंट बोल रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एलिफेंट, ऐसे लिखेंगे। तो एलिफेंट में जो सबसे पहला अक्षर है उसको यदि आप उच्चारित करते हैं तो हिंदी वर्णमाला का ए स्वर है यहां पर लिखा हुआ। इस वजह से हम लोग अब इसको देखेंगे कि अगर ये नाउन हमारा इंडेफिनिट हो जा रहा हो, किसी वजह से रैंडम हो जा रहा हो और सिंगुलर काउंटेबल, तो ये आपके सामने लिखा ही लिखा है। तो ये सारी कंडीशंस पूर्ण हो जाए, इसके बाद में आपने ये भी देखा कि भाई हिंदी लैंग्वेज के वॉवेल साउंड से यानी स्वर ध्वनि से इस शब्द का उच्चारण हो रहा है, इस नाउन का उच्चारण हो रहा है, तो आप फटाक से उसके सामने क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। बात आपको क्लियर है? और इसी तरीके से अगर आप इसे लिख रहे हैं, ठीक है, HOUR, तो इसे आप पढ़ते कैसे हैं? इसे आप पढ़ते हैं इस तरीके से, आर, ठीक है, आवर पढ़ने में ये जो आपका जो पहला शब्द आपके सामने आ रहा है, इसकी जो ध्वनि है ये हिंदी लैंग्वेज के स्वर ध्वनि के अंतर्गत पाई जाती है। इस वजह से इसके पहले भी आप लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन साथ में ये जरूर देख लेंगे कि ये जो नाउन आप यूज कर रहे हैं ये नाउन कैसा हो? इंडेफिनिट हो, रैंडम हो और सिंगुलर काउंटेबल। तो ये आपके सामने पड़ा ही। बातें समझ में आई? तो ये पहली कंडीशन है जो आपको देखनी है जब आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाते हैं। और हम करते क्या है? हम लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि हम लोग ये 2 बातें नहीं आइडेंटिफाई करते हैं नाउन के संबंध में। हम लोग देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल और फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवेल साउंड देख करके, और उसके बाद में हम लोग क्या लगा देते हैं? आर्टिकल्स को प्लेस कर देते हैं, और वहीं पे हमसे मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि अगर ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल है और साथ में इसका उच्चारण या तो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है या फिर वॉवेल साउंड से हो रहा है, तो भी अगर ये नाउन इंडेफिनिट होने के बजाय डेफिनिट हो गया, तो ऐसी दशा में आप ए और एन दोनों में से कुछ भी लगाइए, ठीक है, वहां पे गलत होना आपका तय है। क्योंकि डेफिनिट आर्टिकल्स को इसी दिन रात के लिए बनाया गया था कि जब हमारा नाउन इंडेफिनिट के बजाय कैसा हो जाएगा? डेफिनिट हो जाएगा। रैंडम के बजाय स्पेसिफिक, चूजन, सेलेक्टेड या पर्टिकुलर, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। और साथ में सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, तब हम डेफिनिट आर्टिकल लगाने लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहीं पर भी प्लेस करने के पूर्व आप सबसे पहली कंडीशन ये आइडेंटिफाई करिए कि जिस नाउन के पूर्व आप लगाने जा रहे हैं उस नाउन के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। वो इंडेफिनिट है,
रैंडम है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। रैंडम है या नहीं है लेकिन इंडेफिनिट जरूर है। फिर इसके बाद आप आइए कि अगर हमें ए लगाना है, यानी अगर हम लोग इस नाउन का उच्चारण हिंदी भाषा के कॉन्सोनेंट साउंड से कर रहे हो, यानी व्यंजन ध्वनि से कर रहे हो, तो ए लगाइए। और अगर आप जो है स्वर ध्वनि से इसका उच्चारण पा रहे हो तो आप क्या लगा दीजिए, एन लगा दीजिए। बातें आपको क्लियर है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई डेफिनिट आर्टिकल के लिए क्या जरूरी बातें हैं कि डेफिनिट आर्टिकल द लगाया जाए वहां पर। अगर हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन जो ये डिमांड करता है डेफिनिट आर्टिकल, वो ये है कि जो आपका नाउन है जिसके पूर्व आप डेफिनिट आर्टिकल लगाने जा रहे हैं वो डेफिनिट होना चाहिए। ठीक है, डेफिनिट होना चाहिए। साथ ही में अगर वो डेफिनिट नहीं हो पा रहा है तो वो पर्टिकुलर होना चाहिए। पर्टिकुलर बोलने का मतलब किसी खास मकसद के लिए उसको बनाया गया हो, या फिर अब वो रैंडम नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में वो रैंडम नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, चूजन होना चाहिए, या फिर वो सेलेक्टेड होना चाहिए। अब रैंडम नहीं होगा, वो चूजन या सेलेक्टेड होगा। ठीक है, और अब वो इंडेफिनिट नहीं होगा, वो डेफिनिट होगा, पर्टिकुलर होगा, या फिर स्पेसिफिक होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में एक और बात होगी, वो क्या कि भाई अब जो है ये आर्टिकल द है, ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ में लग जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही प्रकार के नाउन्स के साथ में कर सकते हैं। हम लोग इस द का प्रयोग सिंगुलर के साथ में भी कर सकते हैं और हम लोग इस द का प्रयोग प्लुरल के साथ में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में ऐसा नाउन होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, आप ये ना समझ लीजिएगा कि सिंगुलर भी होना चाहिए प्लुरल भी होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी नाउन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही बार में वो सिंगुलर भी हो, यानी एक वचन में भी हो, और वो बहुवचन में भी हो। ठीक है, यानी वन और मोर देन वन दोनों एक साथ में एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी नाउन के संबंध में। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि जो नाउन है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कि वो नाउन हमारा डेफिनिट है, या फिर वो पर्टिकुलर है, या फिर वो स्पेसिफिक है, साथ में वो चूजन है या फिर सिलेक्टेड है, या फिर एक और शब्द आपके साथ में आता है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब एक निश्चित क्रम व्यवस्था के अंतर्गत उस नाउन को इंक्लूड किया गया है। और साथ में ये चीज तो हमारे लिए डिफाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल रहे, ये दोनों ही चीजें क्या होती है, चल जाती है। बातें आपको समझ में आई। तो अगर इतने में ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आप उस नाउन के पहले क्या लगा दीजिए, द लगा दीजिए। अब आपको वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और बात, अगर हम लोग साधारण तौर पर जाएं तो जीरो आर्टिकल पोजीशन क्या कहती है। जीरो आर्टिकल पोजीशन ये कहती है कि अगर हमारे पास में आने वाला नाउन प्लुरल काउंटेबल नाउन है, प्लुरल काउंटेबल नाउन है, और साथ ही साथ में वो प्लुरल काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ में वो एक इंडेफिनिट नाउन भी है, तो आप लोग वहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं करते हैं। बातें आपको क्लियर है। यानी इंडेफिनिट हो पहली कंडीशन, और साथ में दूसरी कंडीशन क्या, प्लुरल काउंटेबल नाउन हो। कैसा हो, प्लुरल काउंटेबल नाउन हो। तो ऐसी दशा में हम लोग साधारण तौर पर जीरो आर्टिकल पोजीशन इसे कंसिडर करते हैं, यानी इस प्रकार के नाउन के पूर्व हम लोग इनमें से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो ये कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन है जो आपको आर्टिकल्स का यूज करने के पहले जाननी जरूरी होती है। इसके बाद में बहुत सारे नियम आते हैं जो इन्हीं सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, यानी इन्हीं सारे तथ्यों को डिफरेंट एस्पेक्ट से सोच करके बनाए गए हैं आपके लिए। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी भी पार्टी के नाम के पहले, किसी भी जो है रिवर के नाम के पहले, किसी भी माउंटेन के नाम के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। तो क्यों लगा देते हैं, पर्टिकुलर है, ठीक है, और साथ में क्या है, डेफिनिट है। और अगर डेफिनिट नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक और डेफिनिट तीनों में से एक तो है। पर्टिकुलर है, नदी है, तो किसी मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से किसी एक देश की एक ही तो नदी है जिसका नाम आप लिखने जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, पर्टिकुलर हुआ। और पर्टिकुलर हुआ तो आपको क्या लगाना है,
द लगाना है। तो इस नियम को बहुत ज्यादा मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये फैक्ट अगर आप समझ लेते हैं तो ये चीज खुद ब खुद आप खुद लिखने बैठ जाएंगे और खुद आप लिख डालेंगे। ठीक है, तो हमने आज से क्या सीख लिया कि भाई जो धर्म ग्रंथ है वो किसी एक खास रिलीजन के लिए है और एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है तो वो पूरे वैश्विक स्तर पर सब जगह पे जो है सब लोगों की जानकारी में होगी ही। हम लोग किसी एक खास जगह के निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए उस चीज को क्या मानते हैं, हॉली बुक मानते हैं। सब लोग तो उसको नहीं जानते होंगे, यानी वो ऐसी चीज तो नहीं है कि वो सबके लिए डेफिनेट है, वो पर्टिकुलर है। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी एक मतलब कहानी के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी एक गाथा के बारे में बात कर रहे हो और उस गाथा के या फिर उस कहानी के किसी एक पात्र के बारे में बात कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरे वैश्विक स्तर पर सभी के जानकारी में हो, सभी के संज्ञान में हो, लेकिन वो एक खास घटनाक्रम या फिर खास कहानी के एक खास पात्र की आप बात कर रहे हैं, तो आप लोग वहां पर उस पात्र को यदि एक कॉमन नाउन के जरिए जो है पेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग अभी एनालाइज करेंगे चीजों को, कि जो नियम हम लोगों ने लिखे हुए हैं कि भाई नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है ना, इन सभी के नाम के आगे कोई एक क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टी हो गई, उसके नाम के पहले हम लोग द क्यों लगाते हैं, उसे हम लोग इन कसौटियों पर कैसे कस करके समझ पाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखने के लिए पाएंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो हमने अभी तक जो जनरल बातें कर ली आर्टिकल्स के बारे में वो ये कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास में जो नाउन है वो ये इन तीन कंडीशंस पर खरा उतरता है कि वो नाउन इंडेफिनिट हो, रैंडम हो और सिंगुलर काउंटेबल हो। और इसके बाद में हमें ए लगाना है तब जब इस नाउन का उच्चारण हिंदी भाषा के कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से हो रहा हो, और एन हमें तब लगाना है जब इस नाउन का उच्चारण जो कि इंडेफिनिट, रैंडम और सिंगुलर है, इसका उच्चारण हिंदी भाषा के वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से हो रहा हो। आगे हम लोग जब बढ़े तो ये पाए कि जो डेफिनिट आर्टिकल द है उसका उपयोग करने के लिए जो सबसे खास कंडीशन है वो ये है कि जो नाउन है वो हमारा डेफिनिट, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, यानी उसका जो नाम है वो किसी एक विशेषता के आधार पर दिया गया हो। पर्टिकुलर का मतलब वो किसी खास स्थान से ताल्लुकात रखता हो या किसी खास देश से ताल्लुकात रखता हो या किसी खास व्यक्ति या किसी खास घटनाक्रम इत्यादि से ताल्लुकात रखता हो। और डेफिनेट का मतलब उसके बारे में जो है स्पीकर के साथ साथ लिसनर और रीडर भी उसके बारे में निश्चित हो पाते हो। जैसे अगर हम एक कमरे की बात करें, ठीक है, एक कमरे की अगर हम लोग बात करें और इस कमरे में केवल अगर एक ही चेयर रखी गई हो, ठीक है, इस कमरे में अगर केवल एक ही चेयर रखी गई हो और यदि मैं स्पीकर एज ए स्पीकर आपसे कहूं कि कमरे में से कुर्सी लेकर के आइए, तो जैसे ही आप इस कमरे में एंटर होंगे तो यहाँ पर आपको जिस कुर्सी के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ वो कुर्सी कैसी हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। यानी मैं अगर इस सिचुएशन को जानता हूँ कि भाई इस एक ही कमरा है और उसमें एक ही कुर्सी है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसे डेफिनिट बना करके ही अब प्रस्तुत करना है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी निश्चित हो सकता है। इसे इंडेफिनेटली प्रस्तुत अगर मैं करता हूं तो ये मेरी बेवकूफ़ी है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की मेरे अंदर समझ नहीं है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा नाउन डेफिनेट है और कौन सी सिचुएशन में कौन सा नाउन इंडेफिनेट है। तो मैं जानता हूं कि जब लिसनर यहाँ पर पहुंचेगा तो इस कमरे को आइडेंटिफाई करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कमरा एक ही है, और इस कुर्सी को भी लाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जिस कुर्सी के संबंध में बात करूंगा वो वही कुर्सी लाएगा। इसका मतलब ये नाउन कैसा हुआ, डेफिनेट हुआ। और ये चूंकि सिंगुलर है इस वजह से ये सिंगुलर हुआ, यानी एक केवल एक कुर्सी है तो ये सिंगुलर हुआ। और साथ ही साथ में एक और बात ये है कि ये चीज हमारा कैसा हुआ, अगर डेफिनेट हुआ और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, द लगाएंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे गो एंड ब्रिंग द चेयर विच हैज बीन प्लेस्ड इन द रूम।
यानी वो चेयर जो कि उस कमरे में रखी गई है वही चेयर लेकर के आइए, जाइए और वही चेयर लेकर के आइए। तो डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम तब करेंगे जब आगे आने वाला नाउन डेफिनिट, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक हो जाए, साथ में वो चूजन हो, सेलेक्टेड हो या फिर ऑर्डर्ड हो, यानी निश्चित क्रम व्यवस्था के इत्यादि के अंतर्गत आता हो, और सिंगुलर रहे तो भी ठीक है, प्लूरल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जीरो आर्टिकल पोजीशन, कई सारी पोजीशन है जहां पे हम लोग आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, उनमें से एक पोजीशन जो इन सभी तथ्यों के आधार पर निकाली जा सकती है वो ये है कि अगर आपके पास में कोई एक नाउन है जो कि इंडेफिनिट होने के साथ साथ प्लूरल काउंटेबल भी है, तो आपको वहां पर इनमें से किसी भी एक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने आर्टिकल्स कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है और प्रत्येक सेक्शन के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स का जो स्पेसिफिक यूज कैसे है, यानी उनका खास फंक्शन कैसे है, कैसे हम उनको प्लेस कर सकते हैं बिना रटे हुए चीज़ों को, इन सभी तथ्यों को हम लोगों ने जान लिया। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आर्टिकल्स का इतना बड़ा परिवार है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल पोजीशन, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें हम लोग कैसे बाय कॉन्सेप्ट जो है लर्न कर सकते हैं। रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस तथ्य पर गहन अध्ययन करेंगे कि भाई इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल पोजीशंस एक्चुअल में किस तरीके से इन्हीं सारे तथ्यों का यूज करके समझी जा सकती हैं। तो आप अपनी लर्निंग को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।